नमस्कार। आर्एस राजस्थान इतिहास की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें कृषक आंदोलन में आज के इस सत्र में मैं आपके सामने मेव आंदोलन को आरंभ कर रहा हूँ। मैं जानबूझकर मेव कृषक आंदोलन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेव आंदोलन 1932 से 33 ईस्वी तक संचालित हुआ वो कृषक आंदोलन बिल्कुल भी नहीं था। याद रखिएगा, सांप्रदायिक, हिंसात्मक, सशस्त्र, गोला बारूद का प्रयोग करने वाला तथा कथित मेव किसानों के द्वारा वो संचालित आंदोलन था, जिनकी मांगें शुद्ध धार्मिक मांगें थीं। हमें राजकीय सेवाओं में मुस्लिम्स मेव मुस्लिम्स के लिए स्थान आरक्षित कीजिए, प्रथम मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, मुस्लिम शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए, मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाओं की नियुक्ति कीजिए। किसी भी किसान आंदोलन में इस तरह की मांगें देखने को नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये इस आंदोलन में मुस्लिम जनता को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा टूल किट के रूप में काम तो नहीं लिया गया? कहीं ब्रिटिश सरकार अलवर महाराजा जयसिंह के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत अपना उल्लू तो सीधा नहीं कर रही थी, जिसमें कांग्रेस तो खामोशी से बैठी रही। कांग्रेस का पूरा इतिहास मुस्लिम तुष्टीकरण का इतिहास है। जहां जहां मुस्लिम अपीजमेंट की बात आएगी, उनके बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात है। गांधी जी के 3 बंदर, वो तीनों बंदर भी कांग्रेस में समाहित हो जाते हैं। तो वो तो चुपचाप बैठी रही। लेकिन कांग्रेस जैसे उस समय के प्रखर राष्ट्रवादी आंदोलन से उम्मीद की जा रही थी कि आप सत्य और असत्य को तो देखें कम से कम, यदि आप पक्ष नहीं लेते किसी भी उसका, अरे बाबा लेकिन एक मौखिक बयान तो दे सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसको किसी भी, लेकिन दिसंबर 1932 की ब्रिटिश सरकार की अपनी रिपोर्ट है कि यह मेव आंदोलन सांप्रदायिक स्वरूप लिए हुए था। क्लियर है? अब इस आंदोलन के दौरान इस आंदोलन को दबाने के तरीके को लेकर भी ब्रिटिश सरकार और अलवर महाराजा जयसिंह में काफी मतभेद उभरे थे। अलवर महाराजा का कहना था पहले मैं कठोरता से दमन करूंगा, बाद में शिकायतों का निवारण करूंगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार बोलती थी नहीं, पहले शिकायत। निश्चित तौर पर मुस्लिम नेताओं को यहाँ एक तरह से टूल किट के रूप में काम में लिया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अलवर महाराजा जयसिंह के विरुद्ध अपनी पर्सनल खुन्नस मतभेदों को निकालने के लिए। राइट? तो आज का बहुत छोटा सा ये सेशन होने जा रहा है जो असल में है मेव आंदोलन। क्योंकि इसमें जिन्होंने भाग लिया वो मेव किसान थे, इसलिए इसको एक बड़ी सोची समझी गई साजिश के तहत कि सांप्रदायिकता की बू नहीं आए, मेव कृषक आंदोलन कर दिया गया। लेकिन ये किसी भी सूरत में किसान आंदोलन नहीं था। लिहाजा इसको आप लिखिएगा बहुत स्पष्ट तौर पर, मैं तो लिख रहा हूं मेव सांप्रदायिक आंदोलन। संपूर्ण राजस्थान के कृषक आंदोलन के इतिहास का ये पहला मौका था जब कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदुओं के घरों में आगजनी हुई, लूटपाट हुए, मंदिरों को लूटा गया, बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को गोविंदगढ़, तिजारा, रामगढ़, किशनगढ़ जो निजामतें थी वहां से पलायन करना पड़ा। वरना किस किसान आंदोलन में होता है भाई कि कच्चे पक्के रस्तों की घेराबंदी कर ली जाए, चौकीदारी समूह की नियुक्ति की जाए, क्लियर, गोला बारूद, कई प्रकार के आग्नेयास्त्रों का भंडार किया जाए, राजकीय सेना पर हमला किया जाएगा। गोविंदगढ़ में किया गया भाई 7 जनवरी 1933 के दिन। पॉसिबल ही नहीं है। सो ये मेव सांप्रदायिक आंदोलन था। कृषक आंदोलन कहना मूर्खता है, सामाजिक बोध का अभाव है। याद रखिएगा, जिसको जो समझना समझ रहो, आई डोंट केयर। ये 1932 से लेकर 33 तक चलने वाला आंदोलन था। बहुत छोटा सा आंदोलन है, मैं बस वहीं तक सीमित रखूंगा आज के इस सेशन में अपने आप को। अलवर, भरतपुर रियासतों के अंदर इसका प्रसार रहा और यहाँ पर जो प्रमुख जाति थी वो थी असल में मेव जाति। मेव जो थे वो असल में धर्मांतरित हिंदू थे, धर्मांतरित मुसलमान जो बाद हिंदू थे लेकिन बाद में मुसलमान बन गए। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मेव संपूर्ण प्रजा का मात्र 25% थे। क्लियर? जिन्होंने अशांति का वो दौर आरंभ किया जो 1921, ये प्रयोग था भाई 1921 में मोपला आंदोलन हुआ इसके पहले केरला में। तो और जो 25% तो मेव थे और शेष जो 75% था वो हिंदू कृषक प्रजा थी। आप सोचिएगा, बहुसंख्यक प्रजा को
यहाँ से पलायन करना पड़ा। इस आंदोलन में जो नेतृत्व संभाला गया डॉक्टर मोहम्मद अली मेव और चौधरी यासीन खान। डॉक्टर मोहम्मद अली मेव एवं, याद रखिएगा, चौधरी यासीन खान के द्वारा यह आंदोलन नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, याद रखिएगा, इसकी विशेषता थी राजस्थान में कृषक आंदोलनों के इतिहास में, राजस्थान में कृषक आंदोलनों के इतिहास में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा का जमकर प्रयोग हुआ। याद रखिएगा, क्लियर। कारण, याद रखिएगा, यह आंदोलन विशिष्ट मुस्लिम मांगों को लेकर आरंभ हुआ। वरना ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भाई 25% मेव किसान तो असंतुष्ट हैं सरकार से और 75% जो बहुसंख्यक हिंदू कृषक हैं वो संतुष्ट हैं और वो असंतुष्ट हैं? कैसे पॉसिबल है? क्या इनकी मांगे थी पृथक मुस्लिम शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाए, पृथक मुस्लिम शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, क्लियर। इसके अलावा राजकीय सेवाओं में नियुक्ति आरक्षित की जाए, धर्म और जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ये इनकी मांगे थी इस तरह की। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिएगा कि असल में इस आंदोलन का स्वरूप और चरित्र क्या रहा होगा। 1932 में मोहम्मद हादी ने एक संस्था की यहां पर स्थापना की थी, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसने संपूर्ण अलवर रियासत में 1 अप्रैल 1932 को 200 के लगभग इस्लामिक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की थी। वहां से जो वैचारिक विस्फोट हुआ, बाकी आप समझदार हैं। नेक्स्ट, आई थिंक आप लोगों ने ये कर लिया है। अब जो रणनीति बनाई गई इसको मैं सामरिक रणनीति कहूंगा। ये कोई कृषक रणनीति नहीं थी। सामरिक रणनीति ये अपनाई गई कि तमाम कच्ची पक्की सड़कों की जो भी मेव बाहुल्य क्षेत्रों की तरफ जाया करते थे, घेराबंदी की गई। गोला बारूद का भंडार एकत्रित किया गया। आज भी आप लोग वर्तमान भारत की राजनीति में इस तरह की रणनीति को बहुत सहज रूप में पाते हैं, देखते हैं। भंडार एकत्रित किया गया। राजकीय सेना पर हमला किया गया, जो आज तक कभी किसी किसान आंदोलन में नहीं हुआ। राजकीय सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया गया। याद रखिएगा, ये इनकी रणनीति थी। और मैं फिर बोल रहा हूं, मुस्लिम नेता सिर्फ और सिर्फ टूल किट का हिस्सा बने। ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज महाराजा के मध्य जो भी ग्रेवेंसेस थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीति थी फूट डालो राज करो। यदि वो सीधा हस्तक्षेप करता तो राजपूताना में अशांति फैल सकती थी अन्य रियासतों में जो कि ब्रिटिश सपोर्टर्स हैं। अतः उन्होंने अशांति पैदा करवाई इन मुस्लिम नेताओं के माध्यम से। और फिर यह कहा कि महाराजा जयसिंह इज नॉट कैपेबल टू हैंडल द ऑल सर्कमस्टेंसेस। जो भी केओस यहाँ पर
अराजकता यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। फिर जानबूझकर अलवर का प्रशासन अपने हाथ में लिया गया और मई 1933 में अलवर महाराजा को निष्कासित किया गया और मेव आंदोलन समाप्त। तो ये सिर्फ इनको जरिया बनाया गया, इनको मोहरा बनाया गया मुस्लिम समाज को, मुस्लिम नेताओं को, जो आज तक समझ नहीं पाए हम इस देश में। हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते, समस्या यह है। और हमें आज भी मैं तो वर्तमान राजनीति को जब देखता हूं तो वही टूल किट, बाहर से पैसा आता है, बाहर से विचार आता है, बाहर से योजना आती है और यहाँ के लोग, अब फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। मैं अब ना बोलूं, मेरा को बहुत सारोकार नहीं है, बेकार में पॉलिटिक्स सर, वो ठीक है, लेकिन हम जागरूक व्यक्ति हैं भाई, क्या करें। कभी तो इतिहास वही तो दृष्टिकोण, इनर साइट आपको देता है कि जहां से आप इन चीजों को समझे, पहचाने। देखिएगा, तो ये युद्ध पद्धति अपनाई गई। असल में एक अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया गया 1932 में। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद हादी के द्वारा। इस संस्था ने, ये एक मुस्लिम संस्था थी, इसने संपूर्ण अलवर राज्य में 200 के लगभग, याद रखना, 200 के लगभग मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करी। रणनीति पहले तैयार हो चुकी थी, कहां पर कैसे कैसे क्या क्या करना है, गोला बारूद इकट्ठा हो चुका है, गुरिल्ला समूह बन चुके हैं। तमक नामक विशेष ढोल युक्त सशस्त्र पहरेदारी करने वाले चौकीदार समूह बनाए गए और उन्हें, इन चौकीदार समूह को राजमार्गों पर नियुक्त कर दिया गया। ये कृषक रणनीति होती है कि भाई ये किसानों की नीति है क्या? जब ये हो गया और जब विस्फोट करने की बारी आई, और निश्चित तौर पर इसमें ब्रिटिश सरकार पास सामने थी, पीछे थी पर्दे के, वो सामने नहीं आना चाहती थी, वरना राजपूताना में, क्योंकि उनकी मुख्य ताकत ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इंडियन सिपाही और भारतीय राज्य रजवाड़ों का सपोर्ट था। और यहां उनका सीधा झगड़ा, वही प्रशासन में बाधा उत्पन्न करना, अलवर महाराजा और कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़पना। तो असल में क्या होता कि नवंबर 1932 में, सबसे पहले नवंबर 1932 में अलवर के जो कई प्रकार की जो निजामतें थी, अलवर की किशनगढ़, रामगढ़, तिजारा आदि निजामतें, जो कि मुस्लिम बहुल एरिया थे, यहां पर आगजनी, हिंसा, हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में लूटपाट, बाकी आप समझदार हैं, निजामतों में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया। बहुसंख्यक हिंदू किसान प्रजा को बाध्य किया गया कि आप भी टैक्स नहीं दोगे। 7 जनवरी, याद रखिएगा, 1932 ईस्वी को गोविंदगढ़ में, 7 जनवरी 1932 ईस्वी को गोविंदगढ़ में मेव उपद्रवियों ने राजकीय सेना पर पूर्व नियोजित तैयारी के साथ हमला बोल दिया। अब पक्की बात है, राजा जो महाराजा जयसिंह है वो तो एक्शन लेंगे। ब्रिटिश सरकार बोल रही पहले आप इनकी शिकायतें सुनिए, रियासत बोल रही कि पागल होके क्या रियासतें सुने भाई, ये रियासत, ये उपद्रवी रियासत सुनने लायक है या सोटे बजाने लायक है, लट्ठ बजाने लायक है?
इस बात को लेकर मतभेद हुआ, मतभेद इतना बड़ा, सरकार असल में ब्रिटिश सरकार पहले सारी प्लानिंग थी, तो नतीजा ये निकलता है कि 9 जनवरी को 7 जनवरी 1933 से है, 2 दिन बाद 9 जनवरी 1933 को ब्रिटिश सेना ने अलवर पहुंचकर संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। संपूर्ण प्रशासन अपने अधिकार में कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, अलवर महाराजा को गद्दी से हटाकर। और ये स्पष्ट संकेत था। और फाइनली आप देख लीजिए, मई 1933 में, आप यहां तक का देख लीजिए, मई 1933 में अलवर महाराजा जय सिंह को निष्कासित कर दिया गया रियासत से। अलवर महाराजा जय सिंह को निष्कासित कर दिया गया और इस निष्कासन के साथ ही मेव आंदोलन समाप्त हो गया। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? आप डॉट टू डॉट को मिलाइए, श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस पूरे आंदोलन को देखिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम नेताओं को टूल किट के रूप में ब्रिटिश सरकार ने मोहरा बनाया। इसमें आम मुस्लिम जनता का कोई लेना देना नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, उन विचारों का कोई दोष नहीं था। दोष सिर्फ ये था कि वो मोहरा बन जाते हैं क्योंकि बना दिया जाता है, और हम इतनी अपने जहन में वो रखते हैं चीज़ों के प्रति पूर्वाग्रह कि हमें अच्छे बुरे का पोस्ट इम्पैक्ट क्या होगा हमारे बच्चों पर, हमारी पीढ़ियों पर, हमारे सोसाइटी पर, हमारे तमाम चीज़ों पर, सामाजिक ताने बाने पर, क्या हम नहीं सोचते, हम उस समय बह जाते हैं। उसके बाद परिणाम भुगतने के लिए गरीब जनता रहती है। नेता हमेशा खड़े हो जाते हैं क्योंकि सफलता उनके हाथ लग चुकी होती है, उनकी राजनीति चमक चुकी होती है। लठ खाने के लिए गरीब जनता, सीने पे गोली खाने के लिए गरीब जनता, लेकिन राजनीतिक कुर्सी मिलेगी नेताओं को। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार अपने मंसूबे में इस आंदोलन के जरिए कामयाब रही। और कांग्रेस तो वही, उनकी तो प्रसिद्ध उक्ति थी, गांधी जी के 3 बंदर, तीनों कांग्रेस में समाहित। जहां मुस्लिम अपीसमेंट की बात आए, बिल्कुल शुतुरमुर्ग बनकर गर्दन नीचे घुसा लो और चुप हो जाओ, कुछ पता ही नहीं है जैसे हमें। और बोलना कहीं पड़े, अलबत्ता तुम बोलेंगे नहीं, बोलना पड़े तो गोलमोल बातें कर लो, ठीक है। गोलमोल बातें, इतनी महान बातें। जब मोपला की जो भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसके बाद भी परम आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी का बयान था हिंदुओं को, मोपला उपद्रवियों के दिलों को अच्छाई से जीतना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय हो प्रभु। ऐसी बातें आप ही कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसके बाद मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस। जितना मैं इतिहास पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि क्या पढ़ाया गया है, क्या लिखा गया है इन लोगों को, क्या से क्या बना दिया गया है, और ये वास्तव में थे क्या। इसी बात से आप आइडिया लगा लीजिए कि ये आंदोलन में सबसे ज्यादा नुकसान असल में जो हुआ, क्योंकि पूरे अलवर के सामाजिक ताने बाने का सत्यानाश हो गया। नेता यहाँ से निकल भागे, जनता को यहीं रहना था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उन्हें सर खपाकर, पिट कर, लुट कर, गाली बककर, झगड़ा करके रहना ही था। लेकिन एक बार होता है ना कि गरम चाय को कितना ठंडा कर लीजिए भाई, फिर वो स्वाद नहीं आता है। तो गांठें अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, खूब करें कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।